नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। सुबह सवेरे की शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मंगलवार को राज्यसभा में बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस चर्चा में भाग लिया। अमित शाह ने चर्चा के दौरान कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। 1937 में वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को मान्यता दी थी। यहीं से देश में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई। शाह ने कहा, इस तरह के फैसलों ने आगे चलकर देश के विभाजन का रास्ता तैयार किया। अगर उस समय पूरा वंदे मातरम स्वीकार किया जाता तो शायद भारत का विभाजन ना होता। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेहरू जी, गांधी जी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत सहित कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय समारोह को में केवल पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाने चाहिए। क्या कांग्रेस कार्य समिति में नेहरू जी अकेले थे? आप उन सभी बड़े नेताओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने सामूहिक फैसला लिया था। तो ये देखिए, नेहरू ने करारा जवाब देने की वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रदेश दे रहा है। यह मोदी ने यह कहा। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, उन्होंने यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पिछले दशकों में इनके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? यह बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पर बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी, यानी कि बापू की इच्छा पर भी ये भारी पड़ा, जिन्होंने लखनऊ में 15 अक्टूबर 1936 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया, ये प्रधानमंत्री ने कहा। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, यह आरोप उन्होंने लगाया। नेहरू ने करारा जवाब देने की बजाय वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी, और ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप। और प्रियंका गांधी ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने इसरो शुरू न किया होता तो आपके पास मंगलयान नहीं होता, डीआरडीओ शुरू नहीं किया होता तो तेजस नहीं होता, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, आईटी और आईआईएम शुरू नहीं किए होते तो हम आईटी में आगे नहीं होते, तो एम्स शुरू नहीं किया होता तो हम कोरोना जैसी चुनौती का सामना कैसे करते? ये बड़ा सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा सरकार से। जवाहरलाल नेहरू देश के लिए जिए और देश की सेवा करते हुए मरे। हमें संसद की कीमती समय का उपयोग काम के लिए किया जाना चाहिए। बंगाल में अगले साल चुनाव है, इसलिए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, ये प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया। अमित शाह ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। वंदे मातरम 100 साल का हुआ, पूरे देश को बंदी बना दिया गया। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है, ये गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर अमित शाह का। जिस गान को गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जुड़ा गीत कहा, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से आरोप लगता रहा है। वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को गति दी। असल में वंदे मातरम के कुछ स्टैंजाज हैं जिसमें देवी का उल्लेख होता है, और कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने इसे अल्पसंख्यकों की भावनाओं को देखते हुए आगे नहीं बढ़ाया, और यही आरोप कांग्रेस पार्टी पर हमेशा लगता रहा है। भाजपा संघ इस पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी को घेरते नजर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, आपको बताते हैं। गांधी, नेहरू, नेताजी पटेल सहित कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था, ये उन्होंने कहा, जिसमें सिफारिश की गई थी कि वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा ही गाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया ना, क्या कांग्रेस कार्य समिति में नेहरू जी अकेले थे? ये बड़ा सवाल उन्होंने किया, क्योंकि सरकार सिर्फ नेहरू जी को घेर रही है और उन पर आरोप लगा रही है। आप उन सभी बड़े नेताओं का अपमान कर रहे हैं जिनका सामूहिक फैसला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पलटवार किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नेहरू जी को क्यों निशाना बनाते हैं, ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया।
26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। हमारा राष्ट्र गीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। कल कुछ सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना है। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये इसीलिए तो आपने ये की। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन पिछले 8 दिनों से लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के संकट से जूझ रही है। इसी बीच सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग्स में इंडिगो को 5% फ्लाइट्स कम करने का निर्देश दिया गया है, जिससे लगभग 115 उड़ानें रोजाना घट जाएंगी। इधर लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। शुरुआती जांच में रोस्टरिंग और ड्यूटी शेड्यूल में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूडीएफ पीएसएफ, ये देखिए, सरकार ने अब किराया भी तय कर दिया है। 500 किलोमीटर तक अधिकतम किराया 7,500 ही हो सकता है। 500 से 1,000 किलोमीटर अधिकतम किराया 12,000 रुपए ही हो सकता है। 1,000 से 1,500 किलोमीटर का अधिकतम किराया 15,000 रुपए ही हो सकता है। 1,500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम 18,000 रुपए ही चार्ज किए जा सकते हैं। बिजनेस क्लास यूडीएएन फ्लाइट्स पर यह लागू नहीं होगा, यह भी सरकार ने क्लियर कर दिया है, यूडीएफ पीएसएफ और टैक्स छोड़कर। उड़ानों में 5% की कटौती का फैसला सरकार ने किया है। यह एक दंड की तरह है, पनिशमेंट की तरह है इंडिगो पर। जिस तरीके से इंडिगो की वजह से भारत की एविएशन इतिहास में इतना बड़ा संकट आया, 3,000-4,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और अभी भी ये सब जारी है। सरकार ने कदम उठाए थे, नए नियम लाए थे ताकि पायलट्स को आराम मिल सके, लेकिन इंडिगो ने इसकी तैयारी नहीं की। नाइट की परिभाषा रात 12 बजे से 6 बजे तक है, जो कि सरकार ने नए नियम लाए थे उसके अनुसार। पहले ये नाइट की परिभाषा 12 बजे से 5 बजे तक ही थी, यानी कि 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है।
अब आराम के लिए एक अतिरिक्त घंटा सुनिश्चित किया गया। ये नए नियम में था। हालांकि अब ये नए नियम लागू नहीं है। इसमें और क्या था? नाइट ऑपरेशन में सीमाएं, अधिकतम उड़ान समय 8 घंटे। नाइट ऑपरेशन में सीमाएं, अधिकतम ड्यूटी अवधि 10 घंटे। नाइट ऑपरेशन में सीमाएं, लैंडिंग की संख्या 6 से घटकर 2 हुई। 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे का अनिवार्य आराम देना होगा। ये सरकार के नियम थे। खबर मंदसौर से है, जहां फर्जी एनडीपीएस एक्ट के मामले में मल्हारगढ़ थाने के तत्कालीन टीआई, एसआई सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। दरअसल ये फर्जीवाड़ा मल्हारगढ़ थाने की पुलिस ने 29 अगस्त 2025 को बस में सवार एक युवक के साथ किया था। प्रतापगढ़ जिले का निवासी 18 वर्षीय युवक निजी यात्री बस में नीमच से प्रतापगढ़ जाने के लिए सफर कर रहा था। इसी दौरान सादे कपड़ों में बस में घुसे पुलिस के जवानों ने उसे अफीम की तस्करी के मामले हिरासत में लिया और थाने लाकर एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित युवक ने अपने बचाव में इंदौर हाईकोर्ट में बकायदा इस फर्जीवाड़े को साबित करने के लिए सबूतों के आधार पर अपील की, जिसके बाद पीड़ित के वकील ने बस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज कोर्ट में पेश किए और इसके बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर मंगलवार 9 दिसंबर को मंदसौर एसपी को जवाब पेश करने के लिए तलब किया। ये देखिए क्या हुआ, आपको बता रहे हैं। मल्हारगढ़ थाने के 6 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में एनडीपीएस केस मामले में कार्रवाई हुई। बताया गया कि जो कार्रवाई हुई वो फर्जी हुई। तत्कालीन टीआई राजेंद्र पवार निलंबित कर दिए गए हैं। अब ये एक्शन लिया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। 2 एसआई और 3 आरक्षक भी निलंबित हो गए, यानी कि टोटल 6 पुलिसकर्मी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। एसपी ने कोर्ट में माना कि कानून का पालन नहीं हुआ है। छात्र सोहन लाल को ड्रग स्मगलिंग केस में फंसाया गया, एक झूठा केस बनाया गया। 29 अगस्त को राजस्थान की बस से उतरकर यह केस बनाया था। छात्र पर 2 किलो 700 ग्राम अफीम तस्करी का आरोप था। बस में लगे सीसीटीवी से पुलिस की पूरी पोल खुल गई कि यह पूरा का पूरा केस फर्जी था। बस में जाते वक्त युवक के हाथ खाली थे, ये वीडियो में देखा गया। पुलिस ने जबरन युवक को तस्करी केस में आरोपी बनाया। हाईकोर्ट के सामने एसपी ने गलती मानी। उन्होंने कहा कि कानून का पालन नहीं हुआ। खजुराहो में मंगलवार को भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड को बड़ा पैकेज मिला है। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी को मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। दमोह की झापड़ नाला माध्यम सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। सागर से दमोह 4 लेन मार्ग निर्माण के लिए 2059 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जनवरी में बोत्सवाना से 8 चीते और आएंगे। सागर में एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, जिससे 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कन्वेंशन हॉल के साथ एक 5 स्टार होटल पीपीपी मोड़ पर बनाने की योजना। मध्य प्रदेश में अग्निशमन सेवा विस्तार के लिए 397 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 600 युवाओं को जर्मनी और जापान भेजने की योजना। राज्य के 12 अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। कैबिनेट भी वहीं जाके करें ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे। और इसी आधार पर यह बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे। और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहाँ हूँ और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री 3 दिनों तक खजुराहो में रुके।
और यहाँ कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान कई सौगातें भी दी। तो वही सरकार के मंत्री पन्ना टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक खूबसूरती और वन्य जीवों को देखने मंडला गेट भी पहुंचे। प्रहलाद पटेल, विजय शाह, पन्ना के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री लखन पटेल, दिलीप अहिरवार सहित पूरा दल पीटीआर सफारी के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज 14 दिसंबर से होने जा रहा है। 25 साल में पहली बार विधानसभा की कार्रवाई रविवार को होने जा रही है। विधानसभा के शीत सत्र में क्या खास होगा, किन मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी, किन विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है, देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा। नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र आहूत होने जा रहा है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए 14 दिसंबर को ही इस बार भी सत्र का आगाज किया जा रहा है। पहले दिन विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 3 दिनों तक सदन में विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। पहले दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर होगी सदन में चर्चा। 3 दिनों तक सदन में प्रदेश के विभिन्न विषयों पर होगी चर्चा। सरकार शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण पर लाएगी संशोधन विधेयक। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून को मिलेगी सदन की मंजूरी। अनुपूरक विधेयक समेत कई अहम विधेयकों को भी मिलेगी मंजूरी। धान खरीदी, जमीन गाइडलाइन रेट पर घेरने की तैयारी में है विपक्ष। बिजली बिल हाफ में संशोधन कानून व्यवस्था का मुद्दा भी होगा गर्म। वहीं 2 साल पूरे होने के अवसर पर अपनी उपलब्धियों को भी सदन के पटल से जनता के बीच रखने की कोशिश करती नजर आ रही है। इसी बीच 4 दिन के सत्र के लिए 628 सवाल भी लगाए गए हैं। यही वजह है कि स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह सत्र में विजन 2047 पर अहम चर्चा से शुरुआत होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। नया भवन में प्रवेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत लोकार्पण कर दिया और अब जो नया सत्र हो रहा है नई तैयारी के साथ और 14 तारीख से दिसंबर 14 को पहला दिन होगा और पहला दिन एक नया प्रयोग भी हो रहा है। विजन 2047 उसका प्रस्तुतिकरण होगा और दिन भर विधानसभा में कोई प्रश्न उत्तर या कोई ध्यानाकर्षण पहला दिन नहीं है। सिर्फ 2047 पे छत्तीसगढ़ के विकास की क्या हम कल्पना करते हैं उसका प्रेजेंटेशन होगा और उसके आधारित फिर उस पर चर्चा होगी। देखिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार की सकारात्मक सोच है और हमारी सरकार जो है विपक्ष के सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है, सोने वाली सरकार नहीं है, पारदर्शिता की सरकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए भवन में प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां विधायकों में नए भवन में कामकाज को लेकर उत्साह है, वहीं धान खरीदी को लेकर जमीनों की गाइडलाइन जैसे मसलों पर तल्खी के आसार भी हैं। ऐसे में विधानसभा का शीत सत्र कितना गर्म होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। गौरव शर्मा, रायपुर। चलिए बात करते हैं इंदौर की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को सरकार पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने भाजपा नेताओं पर नशा माफिया से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से इस्तीफे की मांग की। मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बार बार नशा माफिया की सरकार चुन रही है। उन्होंने राज्य में ड्रग्स और शराब कारोबार को सरकार के संरक्षण में चलाए जाने के भी आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने खजुराहो में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए कर्मचारियों की सूद न लेने पर भी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश वासियों को ये समझना पड़ेगा कि जो वो सरकार बार बार चुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं, ये नशा माफियाओं की सरकार है। आप देखो कि मुरली देवड़ा के साथ जो वित्त मंत्री है, जितने ड्रग्स के कारोबारी हैं, उनके फोटो है या नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि जो विश्वास सारंग है, उसके साथ ये मिर्ची का जो केस हुआ, जो ड्रग्स के आसपास था, उसमें विश्वास सारंग के साथ उसका पारिवारिक रिश्ता निकला कि नहीं निकला। जो प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप, ये क्या मैसेज है।
यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। दुर्ग के पुरई गांव में अधजली लाश मिलने के 24 घंटे में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपी विजय बांधे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी का महिला के साथ अवैध संबंध था। महिला उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी और आरोपी विजय बांधे पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए वह महिला से शादी करने से लगातार इनकार कर रहा था। महिला लगातार आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी। इसी वजह से आरोपी विजय बांधे ने महिला की हत्या कर दी और शव को पेट्रोल से जला दिया। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि 50 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई। आरोपी ने ही सुपेला थाना में आकर महिला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने पूरी घटना पुलिस को बता दी। उतई थाने के ग्राम पुरई में एक शव प्राप्त हुआ था। शव अधजली अवस्था में था और प्रथम दृष्टया देखने से शव किसी महिला का लग रहा था। व्यक्ति के बारे में पता लगा जो कैटरिंग में काम करता था और उसका कैटरिंग में ही उसी कैटरिंग में काम करने वाली लड़की से कुछ वाद विवाद हुआ था। संयोगवश वही लड़का आज प्रातः सुपेला थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराया था और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि हुलिया मैच करता है, उस लड़के को उठाया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने घटनाक्रम बताते हुए अपने अपराध को स्वीकार किया। सुबह सवेरे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।